स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक दिशा दी। आज लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि है। एक बार फिर से ये मौका है उनके संदेश को जानने और समझने का। लोकमान्य तिलक को हम उनकी उस योगदान के लिए जानते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बदल कर रख दिया। तिलक का वो नारा जो कहता है कि स्वराज हर आमो खास का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस नारे को आज भी पूरी दुनिया बार बार दोहराती है। हम आज भी तिलक को जितना समझते हैं उतना ही वो प्रासंगिक होते जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत उनके जीवन के सफर की इस कहानी के साथ। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया की गूंज 1893 के पहले से ही थी, लेकिन इसे सामाजिक राजनीतिक एकता और जन जागरण का हथियार बनाया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। यही एकता आगे चलकर गुलाम भारत के आजादी के संघर्ष में एक बेजोड़ हथियार साबित हुई। देश में 19वीं सदी के अंतिम दशकों से ही शासन प्रशासन में भारतीयों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को लेकर संघर्ष शुरू हो चुका था और बाल गंगाधर तिलक उसका हिस्सा भी बने। लेकिन उन्हें यह बात जल्दी ही समझ में आ गई कि देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने की शिक्षा से। भारतीय संस्कृति और आदर्शों को आधार बनाकर न सिर्फ एक नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत उन्होंने की, बल्कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना ने युवाओं के लिए उच्च स्तर की स्वदेशी शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। ये वो वक्त भी था जब तिलक को लगता था कि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार, आकांक्षाएं और संघर्ष की कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए। तब भारतवर्ष ने लोकमान्य को एक पत्रकार के रूप में भी देखा। तिलक का मराठी साप्ताहिक पत्र केसरी आमो खास की आवाज बनकर उभरा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अंग्रेजी पत्रिका मराठा ने अंग्रेजों तक ये मुनादी कर दी कि अब देश जाग चुका है। लेकिन जल्दी ही दमन का दौर शुरू हुआ और अंग्रेज सरकार ने तिलक को जनता को उकसाने के आरोप में 1.5 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के शिक्षक और संस्कृत विद्वान पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक के यहाँ जन्मे बाल गंगाधर तिलक शुरू से ही अन्याय के घोर विरोधी थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डेक्कन कॉलेज से बीए की परीक्षा गणित विषय में प्रथम श्रेणी से पास की और बाद में एलएलबी डिग्री भी प्राप्त की। अपने पिता की ही तरह शुरुआत उन्होंने एक शिक्षक के रूप में की, लेकिन देश उन्हें पुकार रहा था। 19वीं सदी के आखिरी सालों में स्वदेशी का नारा लेकर तिलक महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे, लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता बार बार पुकार रही थी। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वराज का वक्त अब आ चुका है और हमें अपना सब कुछ झोंक देना होगा। कांग्रेस से उनका वैचारिक अलगाव सामने आया। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल हुए, जिन्हें आज भी हम लाल बाल पाल के टुकड़े के रूप में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक के विरोध की गूंज अंग्रेजी हुक्मरानों को बेचैन कर रही थी। जनता उनकी एक पुकार पर एकजुट हो रही थी। पत्रिका केसरी में तिलक ने अंग्रेजों की नीतियों की पोल खोलते हुए एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था देश का दुर्भाग्य। अंग्रेज जैसे तिलमिला गए। तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा
और उन्हें 6 सालों के लिए बर्मा के मांडले जेल में कैद कर दिया गया। बार फिर से लग गए स्वराज के अभियान में। सन 1916 में तिलक ने अपने कई साथियों के साथ होम रूल लीग की स्थापना की। स्वराज के संघर्ष में ये एक अहम पड़ाव था। तिलक लगातार जनता को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, जहां केंद्रीय असेंबली से लेकर क्षेत्रीय सरकारों तक में भारतीयों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना था। बांटो और राज करो की साजिश के खिलाफ तिलक ने एकता की कोशिशों को अंतिम सिरे तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की। लखनऊ पैक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को याद करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। लेकिन तिलक पिछले 100 से ज्यादा सालों से प्रतीक हैं उस मानव गरिमा की हुंकार के जहां स्वराज सबसे ऊपर है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ओम प्रकाश दास, डीडी न्यूज। लोकमान्य तिलक को याद करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका ज्ञान, साहस और स्वराज की भावना आज भी तमाम लोगों को प्रेरित करती है। और आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर मक्खन लाल जी, हमारे साथ हैं संपादक ऑर्गेनाइजर प्रफुल्ल केतकर जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और मक्खन लाल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूं तो आज हम जिन लोकमान्य तिलक को जानते हैं, अगर उनके बनने की कहानी, तिलक के, लोकमान्य तिलक के बनने की कहानी अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप क्या संक्षेप में हमें समझाएंगे? मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि तिलक से लोकमान्य बनने की कहानी का मैं हिस्सा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं उस चैप्टर से अपने आप को जुड़ा पाता हूँ। 1873 से लेके 1877 तक लोकमान्य तिलक ने जिस संस्था में शिक्षा प्राप्त की थी, डेक्कन कॉलेज में, मैं वहाँ 1976 से 1982 तक शोध छात्र रहा, पीएचडी के उपाधि लिए गया था। और वहाँ जिस कमरे में तिलक रहते थे, मेन बिल्डिंग के जिस कमरे में वो छात्रावास की तरह इस्तेमाल होता था, वहाँ रहते थे, वो कमरा आज भी वैसे ही रखा गया है जैसे वो था। तो लिहाजा 6 वर्षों तक लगभग रोज उस रास्ते से हम गुजरते थे और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि श्रद्धा से सिर न झुक जाए। और उन्होंने, जैसा कि अभी आपने कमेंट्री में भी बताया, कि तिलक से लोकमान्य तिलक बनने के रास्ते में जो कार्य किए उसने उन्हें बड़ा बनाया। शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, सबसे बड़ी बात लोगों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ ध्यान दिया, और गणपति बप्पा मौर्य को सोशल टूल की तरह इस्तेमाल करने में उनका सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है और किसी का नहीं है। तिलक ने 1890 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, यानी वो 34 साल के थे, 33-34 साल के थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में भी उनका इम्पैक्ट दिखाई देने लगा, क्योंकि अपने विचारों को लेके, अपने अधिकारों को लेके न केवल वो बहुत निश्चिंत थे कि हमें क्या करना है, उनकी थॉट प्रोसेस में बहुत क्लैरिटी थी,
बल्कि वो उसके प्रति बहुत सजग भी थे और लोगों को भी सजग बनाना चाहते थे। और शायद वही एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, हम आएंगे बाद में थोड़ा सा इस पर कहेंगे, लेकिन 1897, 1909 और 1916 3 सेडिशन चार्जेज उनके ऊपर लगे थे। बिल्कुल। आप ये सोचिए कि 1897 का जो 18 महीने का चार्ज था उसे भी उन्होंने पूरा किया, और 1909 का चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानने के लिए। क्यों? आपने उसके लेख की चर्चा की, भारत का दुर्भाग्य, लेकिन वो लिखा क्यों गया? 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार त्यागी ने जो बम फेंका था अलीपुर केस का, और उनके ऊपर मुकदमे जो चले उसमें से खुदीराम बोस तो बेचारे फांसी लटका दिए गए, प्रफुल्ल कुमार त्यागी ने आत्महत्या कर ली थी। केसरी के लेख में तिलक अकेले पूरे भारतवर्ष में ऐसे थे जिन्होंने बच्चों द्वारा फेंके गए बम को जस्टिफाई किया और ये कहा कि ये उनका हक था अपनी आजादी के लिए लड़ने का। सेडिशन का चार्ज यही है। और अगर आप पूरी की पूरी, मैं यहाँ एक किताब लेके बैठा हूँ, जरा सा दिखा दूं। ये किताब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापी, पब्लिकेशन डिवीजन ने, पूरा ट्रायल ऑफ तिलक। एवरी इंडियन शुड रीड कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान देके किया है और किस तरह से चार्जेस उनके ऊपर झूठे लगाए गए। इस हद तक झूठे लगाए गए थे कि वेस्टर्न प्रेस की पूरी एक कलेक्शन है जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की न्याय परंपरा की धज्जियां उड़ा के रख दी। और यहाँ तक कि लेनिन जैसे आदमी ने कहा कि इससे ज्यादा निकृष्ट कार्य कुछ नहीं हो सकता कि जिस तरह से आर्गुमेंट किए गए। जी बिल्कुल। जो जस्टिस दावर थे वो वही बॉम्बे के ही रहने वाले थे जी। उनके लिए भी बहुत कुछ नहीं मिला था, लेकिन फिर भी आउट ऑफ वे जाके, आपको याद हो 7-2 से फैसला हुआ था। जी बिल्कुल। जस्टिस दावर के साथ थे, बिल्कुल, उनका पूरा नाम था। बिल्कुल। और जिन 2 लोगों ने जजमेंट खिलाफ दिया था उनका भी जजमेंट पढ़ने लायक है कि किस तरह से तिलक की सारी बातों को वो जस्टिफाई करते हुए मानते हैं कि ये जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब ये है कि नैसर्गिक आपको ईश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकार है, इसको कोई दूसरा आदमी नहीं। जी, हम इसके बारे में आगे भी विस्तार से बात करेंगे। उनका जो मशहूर जो कथन रहा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या उसका मतलब है और आज क्या उसकी प्रासंगिकता है। प्रफुल्ल केतकर जी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हम आज भी तिलक को जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, ऐसा लगता है वो और प्रासंगिक होते जाते हैं। वो शिक्षा की बात करते हैं उस समय 19वीं सदी में, और आज हम नई शिक्षा नीति में उन्हीं भावनाओं को शामिल करने की कोशिश करते दिखते हैं। हम आज बात करते हैं स्वराज की, और आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर और स्वराज की बात करते हैं। कैसे आज भी हमारे राजनीतिक सामाजिक जो नसों में तिलक खून बनकर घूम रहे? जी, मैं कहूंगा कि भारत का जो एक तरह से पुनर्जागरण था, एक तरह से रेनेसा था, उसके वो फादर थे। भले ब्रिटिशों ने उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा हो, लेकिन मैं उसको अनरेस्ट से भी ज्यादा भारत की भारतीयता को जगाने का उन्होंने काम किया। उनके जो सूत्र थे, स्वराज सबको पता है, लेकिन स्वराज, स्वदेशी, स्वशिक्षा और बहिष्कार, बॉयकॉट, ये 4 सूत्रों पर तिलक की पूरी राजनीति है। उनका बाल गंगाधर तिलक से लोकमान्य बनने का प्रवाह जो है वो इन 4 सूत्रों पर ही बना है। तो और ये चारों सूत्र आज भी उतने महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं आज बॉयकॉट की भाषा भी हो रही है एक देश को लेकर, लेकिन ये केवल उनका भी उस समय का यही था कि ये केवल ब्रिटिशों के खिलाफ का हथियार नहीं है। उसके साथ उन्होंने स्वदेशी को लाया था, स्वदेशी के साथ स्वशिक्षा को लाया था। इसलिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्ग्यूसन कॉलेज, न्यू इंग्लिश स्कूल, ये सारा शुरू किया था। और उसके आगे जाकर फिर इन सारी सीढ़ियों से चढ़ने के बाद स्वराज था। तो ये स्वराज की एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, और मुझे लगता है कि इसमें 2-3 उनके लाइफ के जो इंपॉर्टेंट पड़ाव थे, 93 से 90 में ऑफिशियली उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन 92-93 के बाद एक पब्लिक फिगर के रूप में तब से उन्होंने गणेशोत्सव, ऐसा नहीं था कि महाराष्ट्र में मनाया नहीं जाता था, लेकिन उसको सार्वजनिक स्वरूप देना और उसको एक एज अ टूल के रूप में, पॉलिटिकल अवेयरनेस का एक टूल के रूप में यूज करना,
तो वो 98 तक का वो महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता के रूप में उभरे। 98 से लेकर 1898 से लेकर 1905 तक का जो उनका जर्नी है, बंगाल के विभाजन तक का, वो एक पत्रकार के नाते और संगठक के नाते है। और 1905 के बाद वो सही मायने में, क्योंकि जो वंग भंग उन्होंने कहा कि बंगाल की जो पार्टीशन है उसको हम कभी नहीं स्वीकारेंगे, उस लाइन को लाल बाल पाल की जो त्रिकुटी बनी, और तब से वो सही मायने में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। भारत में शायद ऐसा कद उससे पहले किसी को नहीं मिला था, और इसीलिए वो लोकमान्य बने। बिल्कुल। मक्खनलाल जी, एक बात बड़े बार बार उसके बारे में कही जाती है बात कि जिस तरह से जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जिस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद जिस तरह की पूरी राजनीति चल रही थी, उसमें आवेदनों की एक पूरी राजनीति थी, उसको बहुत जल्दी तिलक महाराज जी ने समझा और ये कहा कि अब स्वराज की बात करनी होगी। एक बहुत बड़े बदलाव को एक तरह से उन्होंने शुरुआत की। इसने कितनी बड़ी भूमिका निभाई उनके रहते, और उसके बाद जब गांधी जी का दौर आता है और जो तमाम दूसरे स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, किस तरह से उनके इस नारे ने, इस समझ ने बदला पूरे आजादी के आंदोलन को? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप ये कह रहे हैं कि पिटीशन का दौर था, आपने एप्लीकेशन दी गवर्नर जनरल वायसराय को, उसमें तो वायसराय नहीं थे, गवर्नर जनरल ही हुआ करते थे, या प्रादेशिक गवर्नर को दिया, पिटीशन दिया, बैठे आराम से खाना खाए। वो है ना अकबर इलाहाबादी की उसी जमाने की बिल्कुल शेर है कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। बिल्कुल सही। वो जो आराम था पिटीशन का, उसको तिलक महाराज ने बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। और जो जन जागरण स्वराज्य के लिए था, जैसा प्रफुल्ल जी ने बताया कि गणपति पूजा तो हमेशा होती थी, पूजा सदियों से हो रही है, गणपति बप्पा मोरिया, उनके वर्षे लोकरिया, लेकिन तिलक महाराज ने इसको लाकर जो एक रिलीजियस फेस्टिवल था, सोशल फेस्टिवल और सोशल मूवमेंट में बदल दिया। और ये आप देख लीजिए कि तिलक महाराज से पहले किसी भी लीडर के खिलाफ सेडिशन का मुकदमा नहीं चला था। यानी उनके पहले किसी भी लीडर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंग्रेजी साम्राज्य को चैलेंज कर सके। लिहाजा उससे वो बहुत अलग हट के आते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस की कार्य पद्धति को लेके जब तिलक महाराज के डिफरेंसेस होते हैं, लाल बाल पाल, तीनों लोग, एक विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय एक तरफ हो जाते हैं, और दूसरी तरफ गोखले जी वगैरह आ जाते हैं। गोखले का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशनल सोसाइटीज को लेके, फर्गुसन कॉलेज उन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। लेकिन डिफरेंसेस होते हैं, और डिफरेंसेस जब बढ़ते हैं तो निश्चितता ये नौबत आ जाती है आर पार की लड़ाई में कि तिलक बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लाल बाल पाल 1916 तक इतना आगे बढ़ जाते हैं कि जब 1920 में 1 अगस्त को तिलक महाराज की देहावसान होता है, तो गांधी ने बड़ा क्लियरली लिखा, आर्बिचुअरी अगस्त 4 की 1920 की है, नो मैन ऑफ आवर टाइम हैज हेल्ड ऑन मासेस लाइक तिलक। तिलक की तरह से जनता, पूरे मासेस के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं था। और गांधी जी ही नहीं, जो मॉन्टेगू थे, यस मॉन्टेगू, सैमुअल मॉन्टेगू जी, 1917 से 1922 तक वो सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया थे इंग्लैंड में जी। और उन्होंने लिखा, तिलक इज एट द मोमेंट मोस्ट पावरफुल मैन इन इंडिया। बिल्कुल। तिलक महाराज की ये सिचुएशन बन गई थी कि गांधी जी हो, चाहे ये अपने मॉन्टेगू हो, या यहाँ तक कि लेनिन ने उनके बारे में इतना लिखा। बिल्कुल। तो तिलक महाराज अपने जीवन काल में ही एक वो लेजेंड बन गए थे, एक कथा पर्याय बन गए थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही वजह है जी कि मुझे इस बात की हमेशा पीड़ा रही है। इतिहास ने उन्हें भुलाने की पूरी कोशिश किया, इतिहासकारों ने उन्हें पूरी तौर पे भुलाने की कोशिश की।
उनके साथ न्याय नहीं किया जी बिल्कुल। और इसी बात को मैं, मक्खनलाल जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। और प्रफुल्ल केतकर जी, जब मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब अलग अलग चीजें पढ़ रहा था, तो एक चीज जबरदस्त तरीके से सामने निकल कर आई कि जिस तरह से उनका काम रहा सामाजिक सद्भाव को लेकर, लखनऊ पैक्ट में जिस तरह की उनकी भूमिका थी, वो तो बिल्कुल ऐसी है जिसकी ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। और ये जो उनकी छवि है, ये जो उनका काम है, शायद वो उस तरह से सामने नहीं आ पाया। कैसे इसको आप देखेंगे, जो संदेश वो दे रहे थे अपने कामों के जरिए समाज में सद्भाव को लेकर? देखिए, इस एस्पेक्ट के यदि तिलक को समझना है तो तिलक का फंडामेंटल अप्रोच हमें समझना होगा। 1906 के बाद भले ही वो गरम दल के नेता के रूप में उभरते हैं और स्वराज की बात करते हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे एक सनातन चिंतन रहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है, उसकी तरफ जाने के मार्ग एक अनेक हो सकते हैं। बिल्कुल। वैसे ही तिलक जी का एक फंडामेंटल थॉट एक है, उसकी तरफ जाने के मार्ग अलग हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने किसी मार्ग को छोड़ा नहीं, वो अपना मार्ग तय करके रहे, चाहे वो पत्रकारिता का हो, चाहे वो संगठन का हो, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से एक इवन जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स को भी पूरी तरह से छोड़ा नहीं। बॉम्बे असेंबली में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, इवन न्यायालय में जाकर लड़ते रहे। लेकिन उसके साथ साथ खुदीराम बोस के इसमें महत्वपूर्ण रोल था, मदन लाल धिंगरा के इसमें महत्वपूर्ण रोल था, श्यामजी कृष्ण वर्मा जब इंडिया हाउस का वहां से लंदन से पूरा जो चल रहा था उसमें महत्वपूर्ण रोल था। किसी भी, देखिए आपने इससे पहले जो मक्खनलाल जी को भी पूछा, पिटीशन का नहीं था वो केवल दौर। आपको यदि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ भी राजनीति करनी, और मैं उसको राजनीति कहूंगा, तो आपको बैरिस्टर होना जरूरी था। और उसके साथ जरूरत पड़ती है तो कभी कभी कोई एक हिम्मत कर लेता था, बहुत ही चीड़ आ जाती थी तो बंदूक उठाना जरूरी था। सामान्य लोगों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, लोकमान्य तिलक ने उसको सामान्य लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन बनाया। और 1916 तक जब वो स्टेज तक लेकर जाते हैं, जब लखनऊ पैक्ट होता है मुस्लिम लीग के साथ, उससे पहले की भी उसकी भूमिका उनकी ठीक से समझ लीजिए। कोई भी कानून आता है या हिंदू मुस्लिम का मसला आता है, उनकी एक ठोस भूमिका रही है, नॉट एट द बिहेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंटरफियरेंस। ब्रिटिशों के हस्तक्षेप के, ब्रिटिशों के कहने के आधार पर यह नहीं होगा, यह हमारा आपस का मामला है, हम इसको निपटाएंगे। सुधार की भी जब बात होती है, सामाजिक सुधारों की, बहुत लोग, बहुत इतिहासकारों ने, मक्खनलाल जी इस पर ज्यादा बता सकते हैं, खास करके कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने उनको बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया, एक तरफ कम्युनल, दूसरी तरफ कास्टिस्ट। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ना लोकमान्य तिलक कम्युनल थे, वो पूरी तरह से नेशनलिस्ट थे, और कास्टिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। लेकिन उनका विरोध जो था वो ब्रिटिश कानूनों के द्वारा, विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ब्रिटिश हमारे व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहा है, उससे विरोध था। बिल्कुल, उसका एक संदर्भ है। और समय हमारा खत्म हो रहा है। मक्खनलाल जी, ये बताएं कि कई चीजें उनके बारे में कही जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति के चेतना के एक प्रतीक के रूप में, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उनके लिखे हुए जो किताबें हैं, उनके जो काम हैं, वो एक अलग तरह की गौरवमयी गाथा सामने रखते हैं। क्या जब वो गीता रहस्य लिखते हैं, क्या जब वो वेदास पे लिखते हैं, उनके ओरिजिन पे लिखते हैं, जब उनकी द ओरियन जैसी किताबें आती हैं, तो क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो एक गौरवशाली जो हमारा इतिहास है उसको सामने रख रहे हैं, या आने वाली पीढ़ियों को कुछ बताना चाह रहे थे? दोनों बातें हैं। आने वाली पीढ़ियों को वो उनका गौरवशाली इतिहास बताना चाहते हैं कि आपका इतिहास ये है, ये ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सतत नियम है कि आप उन लोगों पर रूल नहीं कर सकते, उन लोगों को गुलाम नहीं बना सकते जो अपने इतिहास को याद रखते हैं और जो अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं और अपने इतिहास के ऊपर गौरवान्वित रहते हैं। तो हमेशा उनका प्रयास ये रहता है, हमारे पूर्वज ये थे, हमको उससे नीचे नहीं आने देना है। तिलक का ये पूरा प्रयास था कि भारत की जनता अपने गौरवशाली इतिहास को समझे और उस इतिहास को लेकर आगे चले, और उसमें निश्चित उनका निश्चित मत था कि अपने आप पूरी जनता अपने स्वराज्य के लिए जुड़ जाएगी। ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा, एक ही लाइन है, और हाँ। मुझे दुख इस बात का है कि इतिहासकारों ने तो किया ही गलत तिलक के साथ। 1916 का पैक्ट ये दिखाता है
कि उस जमाने में जो गांधी जी की भी करने की हिम्मत नहीं थी कि जी। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से कहीं ज्यादा जी। लेजिस्लेचर मुसलमानों को तिलक ने दिया, ठीक है, तो वो कैसे कम्युनल हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेकिन दुख की बिल्कुल। बात यह है कि इतिहास ने भुलाया, गांधी नेहरू डायनेस्टी ने भुला दिया। जी महाराष्ट्र सदन जो दिल्ली का एक गेस्ट हाउस है, बिल्कुल। तिलक का एक पोर्ट्रेट नहीं हुआ। जी मुझे इस बात पर मैं बतरब हूँ कि महाराष्ट्र की अन्यतम विभूतियों में, और मुझे ये कहने में कोई जी, संकोच बिल्कुल। नहीं है, राजनीति की दृष्टि से शिवाजी के बाद सबसे बड़ी पर्सनालिटी तिलक थे। उसके बाद अंबेडकर भी आते हैं और लोग भी आते हैं, बिल्कुल। लेकिन शिवाजी के बाद तिलक का स्थान है और उनका कोई भी फोटोग्राफ तक नहीं है, बाकी सब फिल्म के अंदर जी लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर, और जैसा कि दुख इस हम बात का है। जी निश्चित तौर पर, और जैसा कि हम लगातार इसमें चर्चा कर रहे हैं कि आज जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आज जब हम स्वराज की बात करते हैं, तो ऐसे में एक प्रेरणा पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और आज कार्यक्रम में इतना ही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद मक्खनलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रफुल्ल केतकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम में आज इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।